हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान शेख। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान क्लासेज में। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 10 के बेस पर आधारित टेंस टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे टेंस और टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकारों के भी प्रकार बताएंगे और एक हिंदी वाक्य को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाएगा वो भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हम टेंस से। तो टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भविष्य, भूतकाल। मतलब भूत मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल, भूतकाल, ठीक। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी कि जो आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। टेंस हमारा 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल जो चल रहा है इस समय। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है, ठीक। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यत काल, यानी कि जो आने वाला है, ठीक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि जो चल रहा है, ठीक। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है पहला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला हमारा क्या हो प्रेजेंट टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान पे बात करते हैं। पहचान क्या होता है इस टेंस की? तो होता क्या है, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वे शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो इस सेंटेंस के अंत में देखिए, इस सेंटेंस के अंत में ता शब्द आया। तो ता शब्द हमारा डिनोट करता है इंडेफिनिट को। हमेशा ता शब्द डिनोट कर रहा है इंडेफिनिट को और है शब्द दर्शा रहा है प्रेजेंट टेंस को। तो अगर हम इसका पूरा बात करें तो टेंस हमारा कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। अगर हम मान लें मेरे घर पर एक कुत्ता है, मेरे घर पर एक कुत्ता है। देखिए यहां पर भी मेरे घर पर एक कुत्ता है, इसके भी सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंत में भी ता शब्द आया है और है भी शब्द आया है। तो अधिकतर बच्चे कहेंगे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। और ता शब्द जो होता है, ता है, ते है, ये ता शब्द जो होना चाहिए वो हमेशा मेन वर्ब में जुड़ना चाहिए। किसमें जुड़ना चाहिए? मेन वर्ब में। मेन वर्ब में, मेन वर्ब मतलब क्रिया में जुड़ना चाहिए, ठीक। तो हम शुरुआत करते हैं, अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की पहचान समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बनाने के नियम अफर्मेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की पहचान हम जान चुके क्या है। जब किसी सेंटेंस के मेन वर्ब के अंत में ता शब्द है, ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं तो ऐसे जो शब्द दर्शाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के 2 रूल है। पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो सेंटेंस हिंदी सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसको बनाने के दो रूल हैं। सबसे पहले हमारा आया सब्जेक्ट, तो बात करते हैं सब्जेक्ट की। हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं कि जो सेंटेंस में कार्य करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम घर जाता है। अगर इसमें बात करें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो किसी सेंटेंस में कार्य करता है। और सब्जेक्ट की पहचान कहां से की जाती है वो बताएं हम आप लोगों को कि जब मेन वर्ब से, किससे, मेन वर्ब से हम कौन करके प्रश्न करते हैं, कौन करके, तब जो हमारा आंसर आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देखते हैं राम घर जाता है, तो मेन वर्ब से हम कौन करके प्रश्न करें तो होगा क्या, घर कौन जाता है, घर कौन जाता है। और जब घर कौन जाता है तब जो इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या आया, राम, तो राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात समझिए हम लोग। उसके बाद देखिए वर्ब की फॉर्म में यस या यस, ठीक। जब सब्जेक्ट यानी कि जब सब्जेक्ट एक वचन हो, कैसा हो, जब सब्जेक्ट एक वचन हो तब उसके साथ वर्ब के फॉर्म में यस या यस लगाई जाती है, तब वर्ब के फॉर्म में यस या यस लगाई जाती है। जैसे हम यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं राम, राम घर जाता है, तो राम घर जाता है तो बात करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। पहले हम पहचानेंगे कि सेंटेंस टेंस कौन सा है, तो ता है शब्द है ना, तो है से पता चलता है कि टेंस प्रेजेंट है, और ता सबसे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पूरा टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम। कैसे पता चला, जब मेन वर्ड से हो करके क्वेश्चन करें तो कौन घर जाता है, राम, तो राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, राम। अब देखिए वर्ब के फॉर्म में यस या यस लगाई जाएगी, और उसके बाद या वर्ब के फॉर्म में यस या यस नहीं लगाई जाएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यस या यस लगाने के रूल है, जब सब्जेक्ट एक नंबर अर्थात सिंगुलर नंबर का होगा तब वर्ब के फॉर्म में यस या यस लगाई जाएगी। कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट एक नंबर का हो तथा एक नंबर का हो, एक नंबर हो यानी कि एक वचन, तो वर्ब के फॉर्म में एस या एस लगाई जाएगी। किसमें लगाई जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो सबसे बात करते हैं राम, राम, उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, जाना। वर्ब किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य का करने अथवा होने का बोध होता है, अर्थात जब किसी शब्द के अंत में नापाराग मात्रा ना आता है तो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे खाना पीना, हंसना, रोना, गाना, नाचना आदि। तो बात हुआ राम, राम के बाद वर्ब हमारा क्या है, गो। गो में क्या जोड़ेंगे, यस, गोज टू होम, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप। देखिए जब सब्जेक्ट एक वचन का है हो, जब सब्जेक्ट एक वचन का होता है तो वर्ब के फॉर्म में एस या एस लगाई जाती है, लेकिन जब सब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो वर्ब के फॉर्म में एस या एस नहीं लगाई जाती। जैसे वे मंदिर जाते हैं, वे मंदिर जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है, तो हा शब्द से पता चल रहा है कि टेंस कैसा है, प्रेजेंट है ना, और ता शब्द से पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट है, इंडेफिनिट पार्ट है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी सेंटेंस में कार्य करता है। तो मंदिर जाने का कार्य कौन कर रहा है, वे ना, तो वे हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अगर खो करके क्वेश्चन करें कि कौन मंदिर जाता है तो आंसर हमारा क्या आया, वे की स्पेलिंग दे। अब दे के बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के फॉर्म में एस या एस लगा दी जाती है, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब के फॉर्म में एस या एस नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर है तो वर्ब के फॉर्म में एस या एस नहीं लगाई है। तो दे गो टू टेम्पल, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। अब बात आती है, इतना आप लोग हमारे अनुमान से समझ गए होंगे। अब बात आती है आई की। अधिकतर बच्चे पूछते हैं कि सर आई जो है बहुवचन है, आई कैसा है, बहुवचन है। आई जो है
एक वचन है, फिर भी इसके साथ वर्ब के फॉर्म में एस या एस क्यों नहीं लगाई जाती? आई जो है एक वचन है, तो इसके साथ वर्ब के फॉर्म में एस या एस क्यों नहीं लगाई जाती? तो नियम हमारा कहता है कि एस या एस लगाने का कि सब्जेक्ट जो हो एक वचन भी हो और तो आई हमारा किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो नियम हमारा कहता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को छोड़कर, किसको छोड़कर? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को छोड़कर अन्य जो स्यूरल नंबर बचते हैं उनके साथ वर्ब के फॉर्म में एस या एस लगाई जाती है। तो आई हमारा है एक वचन, एक वचन के साथ वर्ब के फॉर्म में एस या एस क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ वर्ब के फॉर्म में एस या एस नहीं लगाई जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव का मतलब हुआ कि किसी सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द दिया रहेगा। नहीं शब्द क्या दिया रहेगा? नहीं। तो बात जैसे यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल, राम खाना नहीं खाता है। देखिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लगाई जाती थी, लेकिन निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो होता है हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। और जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो होती है डू और डज, डू नॉट या फिर डज नॉट। अब डू और डज लगाने के नियम देखते हैं। प्लूरल नंबर के साथ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन और प्लूरल नंबर के साथ में डू का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर नंबर के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। तो बनाते हैं सेंटेंस। तो इसका अगर वाक्य क्रम देखें तो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, ये रहा वाक्य क्रम इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में डू या फिर डज और इन दोनों के बाद में कोई, इनमें दोनों में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, तो बनाते हैं सेंटेंस को। हो राम खाना नहीं खाता है। हाँ, सबसे पता चल रहा है कि टेंस हमारा प्रेजेंट है और ता सबसे पता चल रहा है कि जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक, तो बात करते हैं और देखते हैं सेंटेंस कैसा है। तो सेंटेंस नहीं सबसे पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो निगेटिव है। तो निगेटिव है तो रूल क्या बनाएंगे हम? डू या डज नॉट करके लगाएंगे। तो सबसे किसी भी सेंटेंस का शुरुआत हम उसके सब्जेक्ट से करते हैं। तो सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? जब मेन वर्ब से होकर के क्वेश्चन करते हैं तो होकर के क्वेश्चन करें तो होगा कौन खाना खाता है। तो सब आंसर हमारा आया राम। राम जो है एक नंबर है कि प्लूरल, एक सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? तो कहने का मतलब है कि राम जो है वह सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? डज। डज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म क्या है? खाना, खाना की इंग्लिश ईट, ए फूड, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, ये रहा। अब इसी पर एक टॉपिक और है निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में जो होता है, जब सेंटेंस निगेटिव का दो तरीके से होता है। एक सेंटेंस में नहीं शब्द दिया रहेगा और एक सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दिया रहेगा। उसको देखते हैं। जब सेंटेंस जैसे हम मंदिर कभी नहीं जाएंगे, हम मंदिर कभी नहीं जाते हैं, जाते हैं। देखिए, जब सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आता है तब तो इसके अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अर्थात कहने का मतलब है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो लगाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नेवर, नेवर के बाद में वर्ब के फॉर्म में यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल होगा तो वर्ब की फॉर्म में एस या एस नहीं लगाई जाएगी, प्लूरल होगा तो वर्ब के फॉर्म में एस या एस नहीं लगाई जाएगी। तो सबसे यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम।
तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ हमारा हम के इंग्लिश भी के बाद में नेवर, नेवर देखो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब के फॉर्म में एस या यस नहीं लगाई जाएगी, ठीक। तो बी नेवर गो, वर्ब के फॉर्म में एस या यस नहीं लगाई गई, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। तो बी नेवर गो टू टेम्पल, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक। ये अब निगेटिव हमारा खत्म हुआ। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करते हैं, इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव की दो कैटेगरी होती है। पहला क्या होता है कैटेगरी, जब जो क्वेश्चन वर्ड होता है वह सेंटेंस के सबसे पहले होता है, तो उसको बनाने के दूसरे नियम है। और दूसरा नियम, दूसरा कैटेगरी है कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है, जैसे क्या विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत देखिए, हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी वह होती है जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वह सेंटेंस के पहले होता है, और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है सेंटेंस के बीच में होता है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे टेंस कौन सा है। तो टेंस हमारा कैसा है, ते हैं। तो टेंस हमारा कौन सा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव की कैसी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहली कैटेगरी होती है तो जो होता है इसका, इस सेंटेंस का शुरुआत जो होता है हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। तो शुरुआत डू कहाँ पर लगाते हैं, जब जो सब्जेक्ट होता है बहुवचन होता है तो वहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हुआ, डू या डज। डू या डज के जस्ट बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे वर्ब। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट है तो लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस की, अब यहाँ से चालू करते हैं बनाना, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या। तो जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव की पहली कैटेगरी होती है तो इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाते समय शुरुआत जो होता है हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, ठीक। तो देखिए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी हमारा कैसा नंबर है, विद्यार्थी हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और विद्यार्थी हम जानते हैं हमेशा प्लूरल नंबर होता है, और प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगती है, डू लगती है। अब डू हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब देखिए क्या की स्पेलिंग यही हेल्पिंग वर्ब हमारी बन गई यहाँ पर, ठीक। तो डू के बाद क्या रखेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हुई, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद हम जस्ट क्या रखेंगे, वर्ब। तो वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की स्पेलिंग रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए इसी में इंट्रोगेटिव और निगेटिव बता दें आप लोगों को। देखिए इसमें क्या, अगर किसी सेंटेंस, अगर मान लो यहाँ पर क्या शब्द है, अगर इसी कहीं सेंटेंस में नहीं शब्द भी दे दिया जाए तो नॉट जो होगा हम लगाएंगे किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। जैसे देखिए क्या विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर अगर हम नहीं शब्द जोड़ दें, क्या जोड़ दें, नहीं शब्द, तब जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तब वही नियम है, डू लगाएंगे। डू के बाद क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बाद क्या रखेंगे, नॉट रखेंगे। क्या रखेंगे, नॉट। इसमें कहने का मतलब है कि जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव में नॉट जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद में रखा जाता है। तो डू हुआ, डू के बाद स्टूडेंट हुआ, स्टूडेंट के बाद नॉट हुआ, और नॉट के बाद हमारा क्या हुआ, रीड हुआ, ठीक। और रीड के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इंट्रोगेटिव की पहली कैटेगरी और इंट्रोगेटिव निगेटिव की भी पहली कैटेगरी समाप्त हो गई, ठीक। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव की दूसरी कैटेगरी। इंट्रोगेटिव निगेटिव की दूसरी कैटेगरी। अब देखिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव की जो दूसरी कैटेगरी होती है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में होता है। जैसे श्याम बाजार क्यों जाता है, श्याम बाजार क्यों जाता है, श्याम बाजार
क्यों जाता है, क्यों जाता है। देखिए यहाँ पर ता है शब्द से पता चल रहा है कि टेंस हमारा कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव की कौन सी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, बीच में है यहाँ पर, क्यों। ठीक, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो शुरुआत किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तो शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग होती है हुआई। अब हुआई के बाद रखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो श्याम कैसा नंबर, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग, डज का प्रयोग, तो श्याम डज। ठीक, स्वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम। उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, जाना, गो के बाद गो के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है, गो टू क्या, मार्केट। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो ये था इंट्रोगेटिव की दूसरी कैटेगरी, अगर हम यही बात मान लें इंट्रोगेटिव निगेटिव की दूसरी कैटेगरी होती तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, श्याम बाजार क्यों नहीं जाता है। सेंटेंस में यही नॉट शब्द आ जाता, क्या शब्द आ जाता, नहीं शब्द आ जाता। तब जो इसका अनुवाद करते, तब जैसे पहले कैटेगरी में सब्जेक्ट के बाद नॉट रखते थे, वैसे इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कहाँ से, क्वेश्चन वर्ड से भाई। क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में है। तो शुरुआत करेंगे हुआई। हुआई के बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम। तो हुआई, श्याम कैसा नंबर, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग, डज का प्रयोग। ठीक, तो हुआई डज। अब यहाँ पर नॉट नहीं रखेंगे, नॉट कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में, चाहे इंट्रोगेटिव की पहले कैटेगरी हो और चाहे दूसरी कैटेगरी हो, तो नॉट कहाँ रखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद में। तो हुआई डज, डज के बाद क्या रखेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, श्याम, श्याम के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, गो टू मार्केट। अब आप लोग उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बताते हैं ऑब्जेक्ट की अब हम बात। ठीक, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने कई बार ऑब्जेक्ट का नाम लिया, तो सब्जेक्ट आप लोग सब्जेक्ट समझ गए होंगे क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है, कर्म, कर्म मतलब। ठीक, तो इसकी परिभाषा देंगे, सब्जेक्ट द्वारा, कर्ता द्वारा, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता, तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम जिस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, तो देखते हैं, राम पत्र लिखता है, लिखता है। ठीक, तो देखिए कौन पत्र लिखता है, हम जब कौन से प्रश्न करेंगे मेन वर्ब से, तो तब जो आंसर आएगा होगा सब्जेक्ट। तो राम हमारा कौन पत्र लिखता है, राम, तो राम हमारा हुआ सब्जेक्ट। ठीक, और जब मेन वर्ब से क्या, किसे, क्या, किसे, किसके लिए, जब हम, लेकिन देखिए जब हम सब्जेक्ट से क्या करके, जब हम सब्जेक्ट से कौन करके प्रश्न करते हैं, तब जो आंसर हमारा आता है वो होता है सब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, उसके लिए नियम है कि जब मेन वर्ब से क्या, किसे, किसके लिए करके प्रश्न करेंगे, तब जो आंसर आएगा हमारा वो होगा क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे राम क्या लिखता है, पत्र, राम क्या लिखता है, पत्र, तो पत्र क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर यहीं पर होता राम मेरे मुझको पत्र लिखता है, तब यहाँ पर अगर किसे से क्वेश्चन करें तो राम किसके लिए पत्र लिखता है, मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो परिभाषा देंगे इसकी कि कर्ता द्वारा, कर्ता मतलब राम के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है
सजीव वस्तु है जिनमें जान होती है, और डायरेक्ट का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। ठीक, तो समझते इसे। राम, देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नियम क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर है तो वर्ब के फॉर्म में एस या यस। वर्ब क्या है, लिखना, राइट्स ए लेटर। ठीक, देखिए यहाँ पर, उसके बाद फुल स्टॉप। राम हुआ हमारा सब्जेक्ट, अब राम क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक, तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य, तो राम का क्या कार्य है, लिखना। ठीक, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो राम राइट्स, राम लिखता है। ठीक, राम कुछ कर रहा है, तो राम के लिखने का प्रभाव किस पर जा रहा है, लेटर पर ना। तो राम के लिखने का प्रभाव किस पर जा रहा है, लेटर पर, तो लेटर हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आपका हमारा जो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगला वीडियो आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा।